द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कर रहे सभी अभ्यर्थी फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोग जो श्रृंखला शुरू किए हैं इसका इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और हमेशा की तरह आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे और अंत में जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें पहला पोर्शन है हिंदी का और इसमें पहला एक संख्या एक जो है ये यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इसका गद्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर को बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। पढ़ते हैं अगले पेज पे और अगला पेज भी आपके स्क्रीन पर है, इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से और कमेंट बॉक्स में आंसर को देना है। चलिए क्वेश्चन भी आ गया। अभी यदि गद्यांश नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए जीवन में बहुत अंधकार है। इसमें जो ये जीवन लिखा गया है, जीवन में यहाँ पे देखिए रेखांकित है। इस अंश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अपादान कारक है? चलिए क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग आंसर दे दीजिए। वहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण कारक का ये उदाहरण है और ये इसका यही कारक इसमें है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक या आधार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, सेम प्रश्न है, इसको में भी गद्यांश लिखा गया है, इसको भी गद्यांश के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न के लिए एक गद्यांश दिया गया है, ये थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग, अगर परीक्षाओं में आ जाएंगे कि छोड़ देंगे ऐसे, तो करना ही तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, इसको भी पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, जो बच्चा था वो भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिख रहा है। अमर साहित्य कहलाने का सच्चा हकदार वह साहित्य है जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सामाजिक स्पंदित हो या फिर आदर्शोन्मुखी हो। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अमर साहित्य कहलाने का जो सच्चा हकदार होता है वो सामाजिक स्पंदित होता हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका यहाँ से ग्रामर है। यहाँ पे वाक्य के भेद के बताना है, वाक्य के भेद के बारे में बताना है। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, विधिवाचक है, विस्मयादि बोधक है या फिर ऑप्शन चारों हैं? कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। संसार में हर तरह के जो लोग होते हैं, ये विधिवाचक वाक्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है आपका, हंस पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पद जो या चिन्ह कौन सा है? हंस पद क्या होता है चलिए बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं कि मैंने, ये मान लीजिए इस लाइन को लिखा जा रहा है कि मैंने रमेश, उसके बाद फिर से छोड़ दिया, पत्र लिखवाया। तो अगर मान लीजिए इसको लिखना है और जगह नहीं है तो ऐसे चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं से। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये लिखा गया है। क्लियर? इसी को हंस पद कहा जाता है। समझ में आ गया होगा शायद हंस पद क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया चिन्ह लगाकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया शब्द जो लिखा गया है ये कौन सी प्रकार की क्रिया है? पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बताना है। बहुत अच्छा। जैसे लिखवाया, पढ़वाया या कुछ भी हो, ये तो एक प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण क्या है? तो संस्कृति का विशेषण बताना है। संस्कृति का विशेषण पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सांस्कृतिक हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए ये लड़का जो है ये किसी का स्पेशल नाम तो है नहीं, इसलिए जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। चाहे छोटा लड़का हो, मोटा लड़का हो, बड़ा लड़का हो या फिर पतला लड़का हो, लंबा लड़का हो, इस प्रकार से सभी प्रकार के लड़के अंतर्गत आएंगे, इसलिए जातिवाचक ये संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक हो? अनिश्चयवाचक का मतलब ये होता है जिसमें कुछ निश्चित ना हो, चाहे जैसे कुछ हो, कितना हो, इस प्रकार से जो भी होते हैं ये निश्चित अनिश्चयवाचक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ सही होगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ज ज ट प क ख या रा। तो देखिए यहाँ पे ज दोनों लिखे गए हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे क और खा जो है ये कंठ ध्वनियाँ हैं, और कंठ ध्वनियाँ एक का वाली सीरीज पूरी आ जाएगी, का खा ग घ अंगा। क्लियर? ये सारी क्या है? कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आने वाली जो है स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्गीय व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तपस्वी का तपस्विनी होता है, लेकिन कौन सी तपस्विनी सही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। तपस्या करने वाली स्त्री को जो है तपस्विनी के नाम से जानते हैं, और तपस्वी की स्त्री जो है होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोटक का सही तद्भव शब्द कौन सा है? घड़ा है, घोड़ा है, धड़ा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए घोटक बताइए आप लोग। घोटक का तात्पर्य घोड़ा से होता है, तो यहाँ घोड़ा भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये घोड़े को ही तत्सम रूप घोटक होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशिक्षित में जो उपसर्ग है वो क्या है? 12वें नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आंसर आप लोग को बताना है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, सो बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, प्रज्ञा से दौड़ा गया कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर आकृतिवाच्य है? 13 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये भाववाच्य से दौड़ा गया यानी भाववाच्य का यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, प्रज्ञा से दौड़ा नहीं गया, ये सब भाववाचक की संज्ञा के उदाहरण हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। बिल्कुल सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। 14 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पे बीड़ा पाणी जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सब बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और दूसरा यानी उत्तम पद जो भी होते हैं दोनों का कोई अलग अलग विशेषण होता है, और ये तीसरे अर्थ को निकालते हैं, यानी कि यहाँ बीड़ा पाणी का अर्थ होगा सरस्वती जी से। ठीक, इसलिए ये सी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अलंकार के भेद का चयन करना है। चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार है। पर जीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, कोटि घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे ये बताइए कौन सा अलंकार है, ये बताना। यमक, रूपक, श्लेष, या फिर उत्प्रेक्षा। तो एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर, बार बार नहीं एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक यदि अर्थ आता है तो वहाँ पे श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। यहाँ पे वृष, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वृष जो लिखा गया है उसके बाद भानुजा लिखा गया है। ठीक है, वृष भानुजा का अर्थ है वृषाणु यानी कि पुत्री, वृषाणु की पुत्री राधा, और बैल की बहन गाय। क्लियर? यानी बलराम जो है बैल से। तो यहीं पे तमाम प्रकार के यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द उसके लिए निराश्रय हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्पों में जो निम्नलिखित शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरोभाव होगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव सभी को मालूम है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और वीर रस का स्थायी भाव सा होता है। वहीं पे प्रेम की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव रति होता है। क्लियर? सभी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र 9। तो चलिए देखते हैं ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये इन्हीं की पंक्ति है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा से नहीं है, मतलब महादेवी वर्मा की नहीं है?
यामा, दीपशिखा, आंगन की पार या नीरजा। तो यहाँ पे ये देखिए यामा इनकी है, दीपशिखा है, नीरजा है, बट आंगन के पार द्वार जो है ये इनकी रचना ना होकर के ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय का है। अज्ञेय शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग को मालूम है। ठीक, ये इनकी रचना है, बाकी ये इनकी नहीं है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा गया था, कौन सा इनका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का पोर्शन है, इसको हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर के प्रश्नों को बताएंगे। ऑप्शन को आप लोग इसको देखिएगा, ये है पैसेज मतलब पोएट्री लिखी गई है, पोएट्री को आप लोग बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को बनाएंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ में देख रहे होंगे। जॉब इन द पोएम यूज एज, तो चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है जॉब, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है और यहीं पे पूछा गया है कि ये जॉब शब्द लिखा गया है पोएम में किस प्रकार से यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये नाउन के रूप में आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुइटेबल कंजक्शन है जो यहाँ पे फिल किया जाएगा, यानी खाली स्थान में भरा जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर कमेंट करके बताइए। चलिए, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, उसके बाद स्पेस है रिटन टू हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि और रिटन हिम और रिटन टू हिम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको वी शुड जो है प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। 23 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सब्जेक्ट है एक। ठीक, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अकम्पलिश लिखा गया है। अकम्पलिश जो है इसका मीनिंग क्या होता है ये बताना है। तो इसका मीनिंग जो होता है वो एसोसिएट इन क्राइम, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, एसोसिएट इन क्राइम होता है। और इसी के साथ 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें जो है कंप्लीट करना है सेंटेंस को और सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। सी रीड इन, उसके बाद ही, उसके बाद एच स्कूल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। उससे बात करते हैं, अगर एच को पढ़ना है तो ए और एच इस प्रकार से एच पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो उच्चारण करने पे आवाज़ यानी ध्वनियाँ हमारी आती हैं वो वावेल का यानी कि स्वर का आती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो स्वर के साथ क्या प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, एन भरा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अगला पैराग्राफ्स लिखा गया है, इस पैराग्राफ्स को यानी कंप्रीहेंशन को पढ़िए और नीचे इसके क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। यहाँ से लेकर के, एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आइए और नीचे क्वेश्चन 26 नंबर का ये दिख रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे एनेक्जिटी बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, रिटन द मैस्कुलिन फॉर्म, यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग बताना है। इस शब्द का अबेस शब्द लिखा गया है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग नन होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को, क्या भरा जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पे फॉर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेंज द पसिव वॉइस, इस सेंटेंस को पसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस ये है, दे हैव नॉट स्टैम्प टू लेटर, स्टैम्प द लेटर लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मेंशन द कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स, यानी कि सही सफिक्स को लिख, माफ़ कीजिए मैं प्रीफिक्स बोल रहा हूँ, सही सफिक्स को लिखना है। यहाँ पे कौन सा सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही, मीनिंगलेस, होपलेस, होमलेस, यानी कि पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट संस्कृत का क्वेश्चन आ गया है। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर को हम केवल बताते रहेंगे, आप लोग मिलान करते चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला सही हो जाएगा। और 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और बताइए, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पे राम का कौन सा होगा, तो राम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ये 33 नंबर का प्रश्न, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृति जो लिखा गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो सम है। नेक्स्ट है, इकोनर्ज सूत्र जो लिखा गया है ये किसका सूत्र है, तो ये यण संधि का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 35 नंबर का प्रश्न, इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आने वाला कल को ही सुबह कहा जाता है। क्लियर। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके यानी 36 नंबर का, इसमें ये शब्द जो लिखा गया है
चा वर्ग के इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो तालु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। 36 के बाद 37 पे चलते हैं और इसमें जो है 37 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी सही होगा। शिशुपाल वर्धम बिल्कुल सही ऑप्शन, ये इसी की पंक्ति से लिया गया है, ये पंक्ति जो लिखी गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें पंचमी विभक्ति का सूत्र के आधार पर कौन हुई है ये बताना है। यहाँ पे डी सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निंदा पद का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे निंदा पद का विलोम शब्द स्तुति बिल्कुल, यानी कि पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और 40 नंबर का ये जो पैराग्राफ बड़ा सा लिखा गया है, इसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को रोककर, और नीचे ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़कर आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल शिक्षायाम महत्तम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है विज्ञान का, यहाँ से यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्क्राइब के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो रासायनिक सूत्र है NH2 का होल ट्वाइस CO, या दो प्रकार से कह सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस उसके बाद CO, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो कहीं कहीं मिलता है हम लोग को NH2CO NH2। देखिए ये दोनों को अलग कर दिया गया है, बाकी CO जो है वो बीच में कर दिया गया है, बाकी सेम कुछ नहीं है। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो डी यानी कि बोनाइट फोर्नीरोन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 1834 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। क्लियर। चलिए, और ये प्रथम परमाणु भट्टी भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है किसी लहर की उसके बाद स्पेस है उस लहर की यात्रा की दिशा लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो उसको तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? 34 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरिस्टेमेटिक बिल्कुल सही हो जाए, मेरिस्टेमेटिक बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक की बोतल एक बहुलक की बनी होती है जिसे PET कहा जाता है। PET का विस्तारण रूप यानी पूरा नाम क्या है? चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका जो है रासायनिक यानी कि जो सूत्र होता है C10 होता है, H8 होता है और O4 का होता है यन थ्राइस। तो यहाँ पे बहुलक ये है और पेट इसी को भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, पॉलीइथिलीन टेरीपथेलेट। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो FM रेडियो का आविष्कार जो किया था, जिसका पूरा नाम FM का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। FM का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर रेडियो। और इसका जो है आविष्कार एडविन एडवर्ड आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग नाम है इनका, ध्यान रखिएगा, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में जो मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से जो होता है उसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं, शोधन कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, या फिर विवर्तन कहते हैं, या फिर विवर्तन कहते हैं। विवर्तन नहीं है, विवर्तन है। 47 नंबर का ही यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, इसको हस्तक्षेप कहते हैं, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो रिफ्लेक्सिया अर्नोल्डी, सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, और ये इंडोनेशिया में यह इंडोनेशिया का 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है, यानी कि इंडोनेशिया में 3 राष्ट्रीय पुष्प हैं, इनमें से एक इसका भी नाम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो कौन सा ऐसा युक्ति मिलाई जाती है जिससे सीमेंट जमने में थोड़ा समय लगाता है, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम कहते हैं, सिलिका कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं।
तो ये जो जिप्सम होता है यही इसके जमने की दर को घटा देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो जीव प्रकाश का प्रयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उनको हम लोग स्वपोषी के रूप में जानते हैं, यानी कि जो जीव भोजन का प्रयोग करके प्रकाश का प्रयोग करके स्वयं भोजन बना लेते हैं उनको स्वपोषी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ गणित का पोर्शन है। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं, सभी को मालूम है, जो भी हमारे पुराने भी स्टूडेंट हैं उनको पता है, और जो भी हमारे नए साथी जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं वो जान लें। हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर जा करके सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद ये PDF आपका 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का PDF वहाँ से लोड करके इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि इसके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमारे सर के द्वारा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आप वो लोग वहाँ से ज्वाइन करके जो है पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को भी दबाना होगा, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अगले पोर्शन पे हम लोग जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का स्मारक समूह का जो है निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? यानी गणेश महोत्सव जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, यानी मुंबई में मनाया जाता है, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताना है। तो यहाँ पे इसका शुभारंभ जो किया गया था 1893 में किया गया था। 1893 में लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये गणेश चतुर्थी के दिन इसको मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इन्हीं को ही भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि इसमें से वह बेरोजगारी है, यानी कौन सी वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम के दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया से होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और वहीं पे मौसमी बेरोजगारी जो होती है यह किसानों के लिए होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मौसमी बेरोजगारी किस में होती है? कृषि में होती है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ लगे हाथ अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? चलिए, कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए हैं, बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लेटेराइट जो है मिट्टी जो है पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल लेटेराइट सही है। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में मौजूद है? हुमायूं के मकबरे में, महाबोधि मंदिर समूह में, या फिर कुतुब मीनार में, लाल किले में? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसमें हुआ है? तो ये निर्माण इसमें कुतुब मीनार में हुआ है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया है, माफ कीजिए, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला समाचार पत्र। बड़ा क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहला समाचार पत्र सभी को मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहला समाचार पत्र जो अपने भारत का है वो बंगाल गजट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये जो है इस पत्र को जो है जेम्स आर्न हस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक, इसको जो है कलकत्ता के जनरल एडवाइज़र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलकत्ता का जनरल एडवाइज़र भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है आपका मराठी भाषा में है। ठीक, ये बंगाली भाषा में शायद है, या बंगाली भाषा में ही शायद है। और बात करते हैं पहले हिंदी समाचार पत्र की, तो उदंड मार्तंड है उसका नाम, याद रखिएगा। क्या नाम है? उदंड मार्तंड। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? भारतीय संसद के घटक कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो चलिए, यहाँ पे कूटनीति के टाइप का प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे तीनों हैं, राष्ट्रपति भी,
राज्यसभा भी और लोकसभा तीनों होता है, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। तीनों से मिलकर क्या बनता है? सांसद बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? चलिए कमेंट करके बताइए आंसर फटाफट। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, जिसको हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, उसको किसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1984 में, 1 मिनट, 1984 में इसको जो है विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया, यानी विश्व धरोहर में इसको 1984 में शामिल किया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और इसका निर्माण जो करवाया गया है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, यानी नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ गर्म जल स्रोत है, दूसरी तरफ अवस्थित है, ये कहाँ पे है? इसको कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये देखिए, ज्वालामुखी जो है ये जम्मू और कश्मीर में, ये यहाँ पे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप जो जिसका जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो गया, क्लियर। वहीं पे मानीकरण जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अनहोनी मध्य प्रदेश में, और तप्तपानी उड़ीसा में, ये सभी सही है, बट बी बिल्कुल नहीं सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सभी को मालूम है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 80 का सी बिल्कुल सही, बांग्लादेश के साथ हमारा जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, और इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर की है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शिक्षण कौशल का है। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, तो किस अभ्यास को लाना चाहिए? भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला इस क्वेश्चन का, यानी इसके क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे वर्णनात्मक विधि को जो है अभ्यास में लाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? 82 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति बिल्कुल सबसे अधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति होती है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, समावेशी कक्षा की बात कहीं भी आ जाए तो इसमें जान लीजिए बालकों के हमेशा, चाहे जिस प्रकार के वो बालक हों, चाहे दृष्टिहीन हो, चाहे श्रव्यहीन हो, चाहे जो हों जिस प्रकार से हों, या पिछड़ी बालक हों, उनको सभी को जो है इसमें दर्जा दिया गया है साथ बैठकर पढ़ाई करने का, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ के शिक्षक में तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे धैर्यशीलता का कम होना ये नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है, यानी कि धैर्यशीलता कम नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ लेकिन लिखा है कम होना, ये इसलिए ये सही नहीं है, ठीक। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय का कार्य कौन सा नहीं है ये बताना है। यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जैसे विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, इसलिए ये इसके कार्य नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है? 5 से 14 वर्ष, 4 से 14 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा की बात किया गया है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो ये 5 से 7 वर्ष इसमें अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है? चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए फटाफट। 86 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्यार्थियों को जो समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन है, यही व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो किस सन में प्रस्तुत की गई थी? 1953 में, 1954 में, 1952 में, 1900 कोई नहीं।
तो पहला ऑप्शन 1953 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट जो शिक्षण विधि है वो किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन डेवी से, आर्मस्ट्रांग से, मैकडूगल से। चलिए देखते हैं। तो ये जॉन डेवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह विशेषता जो एक सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है कौन है? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये व्यक्तिगत जवाबदेही बिल्कुल सही ऑप्शन, ये शामिल इसमें नहीं होती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो उपरोक्त सभी होना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं ये जानना चाहिए। बच्चों के सीखने में आई कमियों को, कठिनाइयों को भी जानना चाहिए। बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने की जो घोषित करना है ये भी देखना चाहिए, और इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसलिए ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का। इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यानी 51 नंबर का, माफ कीजिए 91 नंबर का। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण किस जो है मान्यता है, ये किस प्रकार की मान्यता है? चलिए देखते हैं। आप लोग आंसर को पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फटाफट शेयर भी कर दीजिए जिससे अन्य साथी भी जुड़ सकें और वीडियो को देख सकें। तो चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जो बचपन की वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है वही बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी जो हैं कुछ वो उनका कार्य अध्यापन में नहीं लग रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे उनके लिए? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें उनको बताएंगे कि उनका मन भी उसमें लगने लगे। इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है तत्परता का नियम किसने दिया है? एबिंगहास ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। एबिंगहास। तत्परता का नियम किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट। 94 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी बिल्कुल ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा 3 जो है मुख्य नियम दिए गए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक है क्या, एक और नियम ध्यान नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप लोग बताइए। 3 नियम जो है इनके मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम दिए गए हैं ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें अपनी कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए वो क्या करना चाहिए? 95 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। तो किसमें शामिल करना चाहिए? इसमें जो शामिल करना चाहिए वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, इसमें इसको शामिल करना चाहिए। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट 97 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो किस प्रकार से कार्य करें। 97 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 1 मिनट पूरा देखें। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने से के जो है अवसर देते हैं। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ 98 नंबर का प्रश्न है सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है या कंडीशन है ये किस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लासिकल कंडीशन जो है या इसको हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार में सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 99 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के आंसर को बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए तो यहाँ पे ऑपरेंट अनुबंधन
ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसी को हम लोग क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में लिखा गया है और इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर। और ये जो है सकारात्मक पुनर्बलन उसके द्वारा ही प्राप्त निर्माणों पर निर्भर भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है ये। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल इसमें नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कौन किसको, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके जो है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल देखने को लिए नहीं मिलता है। ठीक, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे। ये स्टैटिक के जीके के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट करंट अफेयर पुराना हो गया है, इसलिए थोड़ा देखते रहिए। हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है, आप लोग की कॉल सनसनी निगाह से देखते रहिए। 5-10 मिनट में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये बताना है। तो सी, यहाँ पे आकलन समिति जो है ये इसकी सम्मिलित नहीं या प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो है वो पद्म विभूषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर किसके विजेता जो हैं उनको कौन है ये। तो यहाँ पे ये 1989 जो है ये सन 1989 विजेता इस सन में रहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर, समझ में होगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न वहाँ पे राष्ट्र का भी है और राज्य का भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पूछा जा सकता है, यंग गर्ल किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। तो ये जो कार्य है अमृता शेरगिल का। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे 1999 यानी 1999 का जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसका अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही नहीं है। चलिए कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तीनों यहाँ है, 1 2 3 है, बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नीचे कूटनीति टाइप से दिए गए हैं। यहाँ पे ये दोनों सही है, ये सही है, ये सही है, बट ये तीसरा वाला सही नहीं है, इसलिए ए केवल 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे नीचे 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, 1 2 3 लिखे गए हैं, इसको पढ़िए और नीचे कूटनीति का सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो तीनों सही है, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे अहमद अली खान तबला वादक ये सुमेलित नहीं है, यानी ये युग्म गलत है। उस्ताद अमजद अली खान जो हैं ये सरोद वादक हैं। क्या हैं? सरोद वादक हैं। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 112 का ऑप्शन नंबर डी परम वीर चक्र वीरता पुरस्कार सबसे उच्चतम पुरस्कार है, यानी सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, लाल मिट्टी कहाँ पर यानी किस जनपद में पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में जो है वो आपका राज्य है। जैसे गर्म पानी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, नीचे की नीति का जो है यहाँ पे आंसर भी साथ साथ देख लेते हैं, सही रहेगा। चलिए बताइए फटाफट। नाम दफ़ा तो सभी को मालूम है, नाम दफ़ा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका तो यानी बी वाले का 2 हो जाएगा, बी का 2 यहाँ पे। सी और इसको तो छोड़ ही देंगे 1 2 क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो सी और डी में देखते हैं। उसके बाद गर्म पानी मिलान कर लेते हैं, तो गर्म पानी असम से संबंधित है, इसको इससे मिलान कर देंगे, यानी कि ए को तीसरे से मिलान कर देंगे, ए के तीसरा, यानी कि ये वाला मिल गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? तो डी सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे जो मलाला यूसुफजई हैं और कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको जो नवाजा गया था वो शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्लट्टम और जो छोलिया नृत्य शैली है किन 2 राज्यों से संबंधित है? कोल्लट्टम और छोलिया नृत्य शैली के राज्यों के विषय में बताना है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बात करते हैं हम। कोल्लट्टम, तो कोल्लट्टम आंध्र प्रदेश से संबंधित है और छोलिया जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया है? तो डी बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है कि ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए देखते हैं। ब्लेड रनर के नाम से जाना जाने वाले जो यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम हैं वो कौन हैं? चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे आस्कर, लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय की बात करते हैं सबसे पहले सार्क की। SAARC इसका जो है इसके रूप में ऐसे लिखा जाता है, SAARC, सार्क। ठीक, और इसका जो है साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है सार्क का। और इसका मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। और कहाँ है कहाँ पे की गई थी? ये ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पे इसका जो है स्थापना, इस संगठन की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल काठमांडू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अपनी जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाएं वो शामिल हैं। और 2 अन्य भाषाएं जो हैं वो पहली है राजस्थानी और दूसरी जो है वो है अंग्रेजी। कौन सी? अंग्रेजी। और ये 2 भाषाएं अन्य जुड़ जाती हैं तो कितनी हो जाती हैं? 24 हो जाती हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, चलिए बताइए फटाफट। तो ये पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व का सर्वोत्तम पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? 22 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताना है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो ये गोल्डन पांडा पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये जो है विश्व का सर्वोत्तम पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, गोल्डन पांडा पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है और यही सही होगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित कौन सा है?
तो NHPC जिसको विद्युत उत्पादन क्षेत्र में सबसे ये संबंधित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सभी रूपों में जल विद्युत शक्ति के समेकित एवं दक्ष विकास योजना बनाना और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकसित और संगठित करना इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो MTNL 1986 में भारत में इसको स्थापित कर दी गई थी और यही दूरसंचार कंपनी भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, NHPC बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे SHJ कानेकशा बिल्कुल सही ऑप्शन, डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इनकी वजह से ही विजय की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यानी कि यही जो है उस युद्ध में जो है सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे और इनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, क्लियर। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला, ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, जिसका शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? NDB का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला संघाई में स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसी के साथ इसके अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके आप लोग छाप दीजिए। NDB का अध्यक्ष इस समय कौन है वर्तमान में? तो चलिए बताइए फटाफट, आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है आप लोग को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या मिला था? 27 का पहला ऑप्शन गुजराती बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक ऊंचा स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इस लेह हवाई अड्डे की ऊंचाई जो है वो 3250 मीटर है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बगदाद की राजधानी क्या है? मतलब बगदाद जो है वो किसकी राजधानी है ये बताना है। तो यहाँ पे ईरान की राजधानी बगदाद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। वहीं पे बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग है और रूस की राजधानी मॉस्को है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? क्वेश्चन अच्छा है। अर्जेंटीना की राजधानी बताना है। तो अर्जेंटीना की राजधानी पहला ऑप्शन ब्यूनस आयर्स बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये जो वियना लिखा गया है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वहीं पे बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी, तो कोपेनहेग है, ठीक है। चलिए, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न तार्किक ज्ञान का है और इसके क्वेश्चन को हम आंसर को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आंसर हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये शब्द जो लिखे गए हैं ये बढ़ते क्रम में हैं आगे। तो इसके अगला क्या आएगा, यानी कि एक प्लस हो रहा है +1 फिर यहाँ पे जो हो रहा है वो +2 क्या हो रहा है +2 फिर अगले में यानी इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है +1 +1। तो इसी प्रकार से आगे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन चलिए दिख रहा है 32 नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़िए आप लोग आराम से। यहाँ से किसी परिवार का दिया गया है डिटेल और बी की माँ कौन है ये बताना है। तो बी की माँ ए है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ई की पत्नी कौन है? तो ई की पत्नी जो है वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक, डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और अगला प्रश्न है 34 का, ई डी का कौन लगता है? यहाँ पे एक ही जो है श्रृंखला से सारे प्रश्न बना दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चाचा बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कुछ अलग है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी मुंबई को कैसे लिखेंगे?
मद्रास को इस प्रकार से उल्टा सीधा करके लिखा गया है। इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें कुछ करना नहीं है, वो इस प्रकार से ऐसे तीर बनेंगे, ठीक इस प्रकार से ऐसे कर दीजिएगा। 3 का अक्षर है यहाँ पे, इसको MAD और उसके बाद MAD ये देखिए, और उसके बाद SRAS देखिए, SAR देखिए, ठीक है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसी प्रकार से 3 यहाँ भी अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा C ऑप्शन, ठीक। के लिए नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? चलिए बताइए फटाफट, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। तो इसका निर्माण जो है 1960 में किया गया था माउस का, 1960 दशक में। तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? 137 नंबर का प्रश्न कमेंट करके बताइए। तो C ऑप्शन यहाँ पे MICR बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेशक उपकरण कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कीबोर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 39, कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है? सीरियल, पैरेलल कौन सा होता है या दोनों होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल, यहाँ पे सीरियल और पैरेलल यानी A और B दोनों सही है, ठीक। C बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, आउटपुट क्या होता है ये बताना है। 140 नंबर का प्रश्न है, आउटपुट क्या होता है? D बिल्कुल सही ऑप्शन, जो प्रोसेसर यूज़र को देते हैं उसी को हम लोग आउटपुट कहते हैं। D बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का पुरस्कार एवं दंड क्या होते हैं? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट, पुरस्कार एवं दंड क्या होते हैं? 140 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन आपका D 41 नंबर का है। तो C बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कृत्रिम प्रेरक है, ये ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। और ये नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव जो है प्रेरक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, संविधान की समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे समता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए वो किस प्रकार से देना चाहिए? चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर तो आपको दिख ही रहा है, आंसर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए फटाफट। बहुत अच्छे। यहाँ पे सीखने हेतु जो उचित स्थिति और वातावरण का सृजन होता है इसी को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे उस समय? तो उससे बातचीत करेंगे और उसको समझाएंगे, C बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने की सही व्याख्या कौन सी है? चलिए बताइए फटाफट, ऑप्शन नंबर इसका जो सही है C बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रशंसा बिल्कुल सही ऑप्शन, प्रेरित करने के लिए बच्चों को सही विधि जो है उसकी प्रशंसा कर दीजिए, वो प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के विकास किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही, यहाँ पे घृणा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल में जो अधिकतर शिक्षक अपने छात्रों के साथ किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? तो घृणा का, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें दंड देने से पहले किस विषय में सोचना चाहिए? अपराध की मात्रा, अपराध के कारण या A B दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग को शायद उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दंड देने से पहले किस विषय में सोचना चाहिए? अपराध की मात्रा के विषय में, अपराध के कारण के विषय में। C बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, A B दोनों सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें जो है किस प्रकार से है ये चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताइए। तो यहाँ पे B ऑप्शन सही होगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। क्या है? समय जो है सतत रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है। तो B बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला है, मैस्लो के अनुसार आत्म जो वास्तविकता प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से है ये बताइए फटाफट। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। तो अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा जो मानवता की आवश्यकताओं की व्याख्या दी गई है इसमें
उसके अनुसार अनुक्रम या पीढ़ी के रूप में बताई जा सकती है या कही जा सकती है। और ये बढ़ते क्रम के अनुसार, मैस्लो के अनुसार इसमें बात करते हैं आत्मसिद्धि या सम्मान या सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक, ये सभी इनके आवश्यकता के पदानुक्रम विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्रोथ प्रेरणा है ये सी बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जीवन कौशल की विशेषता क्या है? जीवन कौशल की विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विश्लेषणात्मक है, या फिर आत्म जागरूकता है, संरचनात्मक सोच है, उपयुक्त सभी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निर्णय लेना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और विवेचनात्मक, रचनात्मक, आत्म जागरूकता, विश्लेषणात्मक सोच सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।